प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 2 समास, इसका तीसरा भाग देख रहे हैं। इस तीसरे वीडियो में जो हमने कल पिछले वीडियो में देखा था तत्पुरुष समास, उस तत्पुरुष समास के ही अन्य दो भेद कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों का हम आज अच्छे से अध्ययन करेंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने 2.1 कर्मधारय समास, कर्मधारय कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का समास भी तत्पुरुष के भीतर समझा गया है। विशेषण और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और जो उसकी विशेषता बता रहा है, जो शब्द उसकी विशेषता के रूप में आया है, उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण और विशेष्य का समास भी तत्पुरुष के भीतर समझा गया है। उसका दूसरा नाम है कर्मधारय समास। जैसे देखिए, रत्तो सो घड़ो, रक्त घड़ो। रत्तो यानी रक्त, लाल, सो वह, घड़ो घट, घड़ा, लाल घड़ा, वह लाल घड़ा, तो इसका हुआ रक्त घड़ो, लाल घड़ा। अब यहां पर घड़ो, यह तो है विशेष्य और इसकी विशेषता बता रहा है रत्तो, तो यह हो गया विशेषण। रत्तो और घड़ो ये विशेषण विशेष्य हो गए, इनका समास हुआ तो बन गया रक्त घड़ो। यह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण पहले रहेगा और उसके बाद उसका विशेष्य रहेगा, यह हमें समझना होगा इसमें। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, वीरो सो जिणो, वीर जिणो, वीर जिन। वीरो सो जिणो, सो जिणो वह जिन, कैसा है वह जिन? वीरो, वीर है। यहां पर वीरो यह तो विशेषण है और जिणो यह विशेष्य है। समास हुआ वीर जिणो, वीर जिन। अगला है शुद्धो सो पक्षो, पक्षो यानी पक्ष, सो पक्षो वह पक्ष, वह पक्ष कैसा है? शुद्धो, शुद्ध है, तो इसलिए शुद्ध पक्षो, शुद्ध पक्ष, ये इसका समास हुआ। यहां पक्ष यह विशेष्य है और इसका विशेषण है शुद्धो। अगला है पीयम तम वत्थम, वत्थम वस्त्र, वस्त्र कैसा है? तम वस्त्र, तम वत्थम वह वस्त्र, पीयम पीत है, पीला है, पीला वस्त्र, तो इसका समास हुआ पीयवत्थम, पीला वस्त्र। अगला है इसमें सुंदरा सा पडिमा, पडिमा सा पडिमा वह प्रतिमा, वह प्रतिमा कैसी है? इसका विशेषण है सुंदरा, सुंदर है, सुंदर प्रतिमा, तो इसका समास हुआ सुंदर पडिमा, सुंदर पडिमा, ये इसका समास हुआ। इसमें आगे कह रहे हैं, कभी समास में दोनों शब्द विशेषण भी होते हैं। समास में कई बार दोनों शब्द विशेषण का काम भी करते हैं। जैसे रक्त पीयम वत्थम, रक्त पीयम, रक्त यानी लाल, पीयम यानी पीला, लाल पीला, वत्थम यानी वस्त्र, ये वस्त्र कैसा है? लाल और पीला है, तो रक्त पीयम
यह भी कर्मधारय समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला इसमें उदाहरण दे रहे हैं, सी उन्हम जलम। सी उन्हम, सी शीत, उन्हम उष्ण, शीत और उष्ण, जलम जल, जल कैसा है, शीत और उष्ण है, मतलब शीतोष्ण है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा, ठंडा भी है गर्म भी है, ऐसा वह जल है। तो ये दोनों जल का विशेषण सीयम उन्हम, शीत भी और उष्ण भी, यह जल का विशेषण है। तो दो विशेषण भी एक साथ जुड़ते हैं तो वह समास भी कर्मधारय समास ही कहलाता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं, कई बार पूर्व पद उपमा सूचक होता है। उपमा सूचक, जैसे उपमा क्या होती है, जब हम किसी दूसरी पदार्थ से, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से उसकी तुलना करते हैं, तो उसे तुलना करते हैं मतलब उपमा देते हैं कि ये इसके समान है, तो वह उपमा कहलाती है। उपमा चंदो इव मोहम, जहां भी उपमा होती है तो उस उपमा को प्रकट करने के लिए इव शब्द लगाते हैं। चंदो, चंद्र, इव के समान, चंद्र के समान, मोहम मुख, मुख कैसा है, चंदो इव चंद्र के समान, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह, तो चंद मोहम, यहां हुआ चंद्रमा के समान मुख, मुख की उपमा दी गई है चंद्र, तो यह समास हुआ चंद मोहम, चंद्रमा के समान मुख, ये चंद्रमुखम, ये हुआ कर्मधारय समास। इसमें अगला यहां उदाहरण दे रहे हैं, वज्जो इव देहो, वज्र, वज्र, वज्र का मतलब वज्र, वज्र इव के समान, वज्र के समान, देहो देह, वज्र के समान शरीर, शरीर कैसा है, वज्र के समान है, वज्र यानी एकदम कठोर है, मजबूत है, जैसे वज्र होता है, इंद्र का जो शस्त्र है वह है वज्र, उस वज्र के द्वारा बड़े से बड़ा पर्वत भी नष्ट किया जा सकता है। तो इतना कठोर शरीर, वज्र के समान शरीर, चंद्र के समान मुख, ये उपमाएं दी जाती हैं। यह भी चंद्रमोहम, वज्र देहो, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय समास में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो विशेषण और विशेष्य, इन दोनों का जब होता है समास तो वह कर्मधारय है। दूसरे नंबर पर दो विशेषण या दो से अधिक विशेषण एक साथ मिलते हैं, समासित होते हैं, तो वह भी कर्मधारय समास है। और तीसरे नंबर पर हमने देखा उपमा सूचक, पूर्व पद उपमा सूचक है तो भी जो समास होता है वह कर्मधारय समास ही है। कर्मधारय समास में ही चौथे नंबर पर आ रहा है, कई बार पूर्व पद केवल निश्चय बोधक होता है। निश्चय बोधक होता है मतलब निश्चय को समझाने वाला है, वह पूर्व पद है। तो जैसे, अब इसको ध्यान से देखिएगा, पूर्व पद यानी सबसे पहले वाला पद और उत्तर पद यानी बाद वाला पद। संयमो एव धनम, संयमो संयम, एव ही धनम धन, संयम ही धन है। अब यहां पर समास हुआ संयम धनम, संयम धनम, संयम धन। अब यहां किसकी बात की जा रही है, धन की बात की जा रही है या संयम की बात की जा रही है? यहां पर संयम ही धन है, ये संयम को ही निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि संयम ही धन है। हम बात धन की नहीं कर रहे हैं, संयम की कर रहे हैं। संयम ही धन है, जल ही अमृत है। यहां बात जल की जा रही है, ना कि अमृत की। आपको समझ में आ रहा है ना, जल ही अमृत है, जल ही जीवन है, तो जल की बात की जा रही है, अमृत की नहीं बात की जा रही। वैसे ही संयमो एव धनम,
संयम धनम, संयम ही धन है, तो यहां संयम की चर्चा है। धन तो उसको निश्चय बोधक, धन कुछ और नहीं है, संयम ही धन है, वो निश्चय बोधक हो गया। तो ऐसे निश्चय बोधक वाले अगर पूर्व पद केवल निश्चय बोधक है तो भी यहां कर्मधारय समास होता है। दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, विद्या चीय धनम, विद्या विद्या, चीय ही, धनम धन, विद्या ही धन है, तो समास हुआ विद्या धनम, विद्या धनम, विद्या ही धन है, और कोई दूसरा धन नहीं है, विद्या ही धन है। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर जो आ रहा है तत्पुरुष समास के भेद के रूप में, वो है द्विगु समास। द्विगु हिंदी में कहते हैं द्विगु समास। 2.2 द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय समास का प्रथम शब्द, अब परिभाषा देख लीजिए द्विगु समास की, बहुत सरल है। कर्मधारय समास का प्रथम शब्द यदि संख्या सूचक हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब उसे द्विगु समास कहते हैं। एकदम सरल। कर्मधारय समास जैसे जैसे होता है उसमें अगर संख्या आ जाए पहले पद में, पूर्व पद में, और जो बाद वाला उत्तर पद है वो संज्ञा हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। कर्मधारय समास जैसा ही है लेकिन वो द्विगु समास अलग नाम से आ गया है, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत। देखिए बहुत सरल उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। पहला, समूह अर्थ में द्विगु समास सदा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। जैसे नवह्नम तत्ताणम समूहो, नवह्नम नौ, तत्ताणम तत्वों का, समूहो समूह, नौ तत्वों का समूह। यहां नवह्नम और तत्ताणम इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। नौ तत्वों का समूह, समूह। अब इसका समास हुआ नवतत्तम, नवतत्तम, नवतत्व, नौ तत्व। यह जो नवतत्तम है यह द्विगु समास कहलाता है, क्योंकि तत्व कैसे हैं? नौ हैं। तो ये नौ जो है वो विशेषण के रूप में है। किसका विशेषण है? तत्वों का। तत्व संख्या की दृष्टि से 9 है। अब कोई विशेषण अगर संख्यात्मक है तो वह द्विगु समास कहलाता है। ये सिंपल थ्योरी हमें यहां समझनी है। समूह अर्थ में द्विगु समास सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। यह जो भी समूह अर्थ वाला द्विगु समास है तो उसमें अंत में विभक्ति कौन सी लगेगी? हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में। क्यों? क्योंकि वो एक समूह हो गया, वो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग भी नहीं है। अब वो एक समूह हो गया और उस समूह के कारण उसको एक वचन में, नपुंसक लिंग के एक वचन में कहा जाता है। ये पहला नियम है। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, चौन्नम कसायाणम समूहो। चौन्नम चार, कसायाणम कषाय, कषायों का, समूहो समूह, चार कषायों का समूह। इसका समास हुआ चौकसायम, चौकसायम, चार कषाय। यहां भी चौन्नम और कसायाणम इन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, तिन्हम लोगाणम समूहो। तिन्हम तीन, लोगाणम लोकों का, समूहो समूह, तीन लोकों का समूह। इसका समास हुआ तिलोगम, तिलोगम, तीन लोक। अब यहां पर पहला तो ये बताया कि इनमें नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होगा। यहां दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, कभी कभी समूह अर्थ में द्विगु समास पुल्लिंग एक वचन भी हो जाता है।
वैसे तो प्रायः नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, लेकिन कभी कभी पुल्लिंग का एक वचन भी हो जाता है। जैसे उदाहरण, तिण्हम व्यप्पाणम समूहो। तिण्हम तीन, व्यप्पाणम विकल्पों का समूह। समूह तीन विकल्पों का समूह, तीन विकल्पों का समूह। तो हो गया समास तिव्यप्पो। तिव्यप्पो तीन विकल्प, व्यप यानी विकल्प, तिव्यप्पो तीन विकल्प, ये इसका समास हो गया। कई बार हमने जैसे तिलोगम यहाँ पर आया तो तिलोगो ये भी शब्द हमने देखा है, तो वो इसी प्रकार से कई बार पुल्लिंग का एक वचन भी हो जाता है। इस नियम से हम समझ सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अनेक अर्थ में जो द्विगु समास होता है उसमें वचन और लिंग का उपर्युक्त प्रकार से नियम नहीं होता है। अगर अलग अलग अर्थ में ये द्विगु समास किया जा रहा है, अलग अलग विशेषण के रूप में किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर इस नियम का पालन नहीं होगा कि नपुंसकलिंग एक वचन में हो अथवा पुल्लिंग एक वचन में हो, ऐसा नहीं होता। जैसे दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तिन्नी लोया, तिन्नी तीन, लोया लोक, तिलोया तीन लोक। यहाँ पर तिलोया में ना तो नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग हुआ, ना पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ, बल्कि यहाँ तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग के बहुवचन का प्रयोग। तिलोया तीन लोक। अगला उदाहरण, चौरो दिशाओ। चौरो चार, दिशाओ दिशाएं, चार दिशाएं। इसका समास हुआ चौ दिशा। चौ दिशा चार दिशा। अब ये स्त्रीलिंग में चला गया, स्त्रीलिंग के भी बहुवचन में चला गया ये। चौ दिशा चार दिशाएं, ऐसा हम समझ सकते हैं। या चौ दिशा, इसको हम स्त्रीलिंग के एक वचन में भी कह सकते हैं, वो भी हो सकता है, बहुवचन में भी जा सकता है, एक वचन में भी। इस प्रकार से द्विगु समास को हम अलग अलग विभक्तियां और लिंग, अलग अलग वचन और लिंग में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। आज के इस पाठ में आपने तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया है। आपका होमवर्क भी मैं आपको बता देता हूं। जो भी प्राकृत के ग्रंथों में आपको इसके उदाहरण मिलते हैं, वो आपको इसके कमेंट बॉक्स में, वीडियो के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये वीडियोस यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं, प्राकृत का यह कोर्स डेवलप हो रहा है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।